अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर ज़मीन हमने, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। ये बात बिल्कुल सटीक बैठती है हमारी जो विज्ञान अगर स्पेस मिशंस की बात करें उस पर। हेलो, नमस्कार, हार्दिक स्वागत है आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम हेलो डीडी में। मैं हूँ आपके साथ डॉक्टर ईशा राजे तिवारी और आज हम बात करने जा रहे हैं स्पेस की, अंतरिक्ष की, और ख़ास तौर पर हम बात करेंगे आदित्य L1 मिशन के बारे में जानकारी लेंगे। और ये जानकारी हमें मिलने जा रही है साकेत सिंह कौरव जी से। तो आइए स्वागत करते हैं साकेत सिंह कौरव जी का, जो कि क्यूरेटर डी एवं परियोजना समन्वयक हैं आंचलिक विज्ञान केंद्र भोपाल मध्य प्रदेश में। आपका कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद रीजनल साइंस सेंटर भोपाल की तरफ से आपकी पूरी दर्शकों को। जी दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा जो कार्यक्रम है वो सजीव फोन इन है। तो अंतरिक्ष से संबंधित, स्पेस से संबंधित आपके मन में जो भी जिज्ञासा है, जो भी प्रश्न है, वो आप हम तक पहुंचा सकते हैं। हमसे संपर्क करने के लिए हमारा नंबर नोट कर लीजिए। हमारा नंबर है 0755-266-0049। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-233-0040। नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं, आप उन्हें नोट कर सकते हैं। और जो भी आपका सवाल है आदित्य L1 से संबंधित, अंतरिक्ष से संबंधित, तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो अब जब आदित्य L1 की बात चल ही रही है तो उससे पहले हम ज़रा सूर्य के बारे में जान लेते हैं कि आखिर सूर्य को सबसे बड़ा तारा बोला गया है। क्या महत्व है सूर्य का हमारी ज़िंदगी में? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो आपके पूरे दर्शकों को जिस सैटेलाइट टेक्नोलॉजी के माध्यम से वो अपने घरों में बैठ के हमारे इस अंतरिक्ष में गए हुए सिग्नल को रिसीव करते हुए देख पा रहे हैं, तो आप देखिए ये कौतूहल और जिज्ञासा के कारण संभव हो पाया। जी। आपने कहा हमारा सबसे बड़ा तारा, तो मैं ये बता दूं कि जो सूर्य है, जितना हमारी मॉडर्न साइंस में, हमारे विज्ञान में और खासकर हीलियोफिजिक्स में, जिसमें सूर्य का अध्ययन किया जाता है, जिस क्षेत्र को, इस विधा को इस नाम से जाना जाता है, हम उसमें किसी भी तारे के जीवन की पूरी बारीकियों को समझने का प्रयास करते हैं। यानी कि जो एस्ट्रोफिजिसिस्ट होते हैं, जो हीलियोफिजिसिस्ट होते हैं, हीलियो सूर्य के विज्ञान को कहा जाता है। जी। तो हमारा जो सूर्य है ये नन्ना मुन्ना सा सूर्य है, ये बड़ा तारा नहीं है। हमारी आकाशगंगा, जिसका नाम हम मिल्की वे कहते हैं, उसमें ऐसे अरबों तारे हैं। यानी अगर आप नंबर ऑफ स्टार्स की बात करें तो अमूमन 200 बिलियन स्टार्स का उनको अप्रॉक्सीमेशन जिसे कहते हैं कि आकलन जो है, अभी तक हमारा जो बेहतर अध्ययन हो पाया है, हमारी अर्थ पे जो टेलीस्कोप्स हैं उनके माध्यम से, जो स्पेस में टेलीस्कोप्स हैं उनके माध्यम से, तो हमने ये बात तो समझ ली है कि हमारी आकाशगंगा में इतने विशाल तारे हैं जिनकी कल्पना अगर आम व्यक्ति उससे रूबरू नहीं है तो हमारे सूर्य को ही हम इतना विशाल समझते हैं। इससे कई लाख गुने बड़े तारे हमारी ही आकाशगंगा में हैं। और ऐसी कई आकाशगंगाएं हैं, कई यानी कि अरबों आकाशगंगाएं हैं। तो आप ये सोचिए कि हमारा ब्रह्मांड के विस्तारवाद की बात अगर आप करें तो ये लगातार बढ़ता हुआ ब्रह्मांड कितना रोचक, रहस्यमय है। इसलिए मॉडर्न साइंस के लिए एज ए ह्यूमन हमारे लिए हमेशा से कौतूहल और जिज्ञासा का एक बहुत बड़ा केंद्र बिंदु बना हुआ है। सबसे करीबी और पड़ोसी एकमात्र तारा आपके पास सूर्य है, तो सूर्य को बेहतर अध्ययन करना, समझना हम सबके लिए बहुत ही जरूरी है। बिल्कुल। इसी के साथ विपिन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं सागर से। उनका सवाल हम लेते हैं। कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है आपका, बताइए क्या प्रश्न है? जी ईशा मैम नमस्ते, डॉक्टर सर को भी नमस्कार। जी मैं विपिन सागर से बात कर रहा हूँ। मेरा सवाल ये था, जो आदित्य L1 अभी लॉन्च हुआ है कुछ दिन पहले, तो कहा जा रहा है कि 3 से 4 महीने में ये अपनी जगह पे जहाँ उसको जाना वहाँ पहुँच जाएगा। तो ये मिशन कितने दिनों तक का है, इसके बारे में मुझे जानना था। और ये पूरा सफल मिशन हम कब मानेंगे कि जब ये पहुँच जाएगा? और ये तस्वीरें जो अभी कुछ हालांकि उसने पहुँचाई भी है, पर ये कितने दिनों का पूरा मिशन है, इसके बारे में जानना था। जी बहुत अच्छा। मैं उनकी उस रुचि और जिज्ञासा से भरे इस प्रश्न के लिए आपको बहुत धन्यवाद देता हूं कि रीजनल साइंस सेंटर भोपाल, जो कि हमारी राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद की एक इकाई है, हमारा लक्ष्य है कि कैसे हम विज्ञान में एक रोचकता और एक कौतूहल भर के लोगों को जोड़ सकें। आपकी इस प्रश्न में बहुत बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ छिपी हुई हैं। आपने कहा अभी वर्तमान में कहाँ है, कितना समय लगेगा, कब पहुँचेगा और कितने दिन रहेगा, और हमें कैसे ये ज्ञात होगा कि ये सफल रहा। तो हम पहले ये ले लेते हैं, अभी हम रास्ते में हैं। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि अभी भी हमारा आदित्य L1 यानी कि जो इसरो का सबसे प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट है कि जो सूर्य की स्टडी के लिए, ये हमारी पृथ्वी की कक्षाओं में है। अब आप पूछेंगे सर ये तो लॉन्च हो चुका है इतने दिनों पहले, 2 सितंबर को इसको लॉन्च किया गया है और आज हो रहा है
कि मान लीजिए 11 सितंबर, तो अभी भी क्या कर रहा है, देखिए यहाँ से लेके सूर्य तक की जो दूरी है वो तो 150 करोड़ किलोमीटर है अगर हम किलोमीटर में बात करें, लेकिन इसको जाना है, इसके नाम में एक लेटर है L1, लैग्रेंजियन 1, यानी एक ऐसा बिंदु जहाँ पर पृथ्वी और सूर्य के बीच में ग्रेविटी जो है, हमारे सन के कारण जो गुरुत्वाकर्षण बल है और हमारे पृथ्वी का, वो बैलेंस होता है। ऐसे हमेशा अंतरिक्ष में दो बॉडी ऑब्जेक्ट के साथ में 5 ऐसी जगह होती हैं। तो हमारा ये L1 इस तरफ है सूर्य की ओर, L2 सूर्य से दूसरी दिशा में है, और फिर L3, L5 और सूर्य की विपरीत दिशा में L5 है। तो अब आप सोचिए L1 पे जाना यानी 15 लाख किलोमीटर दूर है, जिसे हम 1.5 मिलियन किलोमीटर कहते हैं। सूर्य की दूरी 150 किलोमीटर, 150 करोड़ किलोमीटर दूर है। तो आप और हम बहुत अच्छे से जानते हैं, हमारे सबसे करीबी पड़ोसी, कांस्टेंट कंपेनियन कहते हैं हम उसे, हमारे चांद को, और जिस पे हमने हाल ही में पूरी दुनिया ने हमारे उस इसरो के अभूतपूर्व काम को देखा है, सराहा वैज्ञानिक लक्ष्य को, कि हमने चंद्रयान 3 को दक्षिण ध्रुव पे उतारा है, दक्षिण ध्रुव के करीब, वो 4 लाख किलोमीटर है। तो अब देखिए 4 लाख से लगभग 4 गुना, 15 लाख को अगर आप मान लें तो उतनी दूरी इसको तय करना है। तो उस दूरी तय करने में जो टेक्नोलॉजी और जो मेथड हम यूज़ कर रहे हैं, ये लगभग 125 से 127 दिन का यात्रा करेगा। यानी अब सितंबर में लॉन्च हुआ है, तो आप आकलन कर लीजिए, क्योंकि इसको बड़ा सहज रखते हैं बातों को, तो वो चीज़ें बड़ा आत्मसात कर पाएंगे हम। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, यानी लगभग ये 4 महीने की यात्रा करने के बाद 15 लाख किलोमीटर के उस डिस्टेंस पे पहुंचेगा, जहां से वो सूर्य को टकटकी लगा के अगले लगभग 5 वर्ष देख पाएगा। और ये बिंदु इतना खास भी हो जाता है क्योंकि वहाँ से सूर्य को देखने के लिए कोई समस्या नहीं है। आपको ना कोई ग्रहण का आपको सामना करना पड़ेगा, जैसे पृथ्वी पे आपको सूर्य ग्रहण भी होते हैं, चंद्र ग्रहण भी होते हैं। जब सूर्य ग्रहण होता है तो आपका सूर्य छिप जाता है चांद के पीछे, या कहें चांद आगे आ जाता है। तो देखिए चांद आया, हम चांद तक तो पहुंच गए, अब अगला हमारा लक्ष्य सूर्य है। तो ये लगभग 5 वर्ष लेगा ये मिशन। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिफिक स्टडीज़ हैं, हम आगे बात करेंगे इस प्रोग्राम में। आपकी खास बातें 125 से 127 दिन, ये तरीके ऐसे हैं कि अब आपने पूछ लिया तो मैं बता भी देता हूँ कि उसके लगभग हर बार वो पृथ्वी की चक्कर इस तरीके से लगा रहा है कि अगर आप उदाहरण के रूप में एक पत्थर पे रस्सी बांध दें और उसको घुमाएं, तो धीरे धीरे घुमाते हुए आप देखेंगे आप उसकी स्पीड को बढ़ाते जा रहे हैं, वो एक्सेलरेट हो रहा है। जब बहुत ज़्यादा स्पीड उसकी गेन हो जाएगी और जब आप छोड़ेंगे तो वो जो स्पीड अचीव करेगा वो एक नॉर्मल इंजन से अचीव करना संभव नहीं है। उसमें ना आपका उतना ईंधन लगने वाला है, उतना विशाल स्पेसक्राफ्ट बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो आप गुरुत्वीय बल को इस्तेमाल करके पृथ्वी के स्लिंग शॉट इफेक्ट के इस्तेमाल से आप इसको उतना स्पीड करेंगे, और फिर 15 सितंबर को चौथी बार इसकी कक्षा को बढ़ाया जाएगा। इसकी जब से ये लॉन्च किया गया तब से हर बार उसकी कक्षा की दूरी बढ़ा दी जाती है। यानी एलिप्टिकल ऑर्बिट है, दीर्घवृत्तीय और कक्षा है, जिसमें इसको रखा जा रहा है, स्पीड बढ़ाई जा रही है। और ये जब जैसे ही वो स्पीड अचीव कर लेगा कि सूर्य की तरफ इसे फेंका जा सके, तो कौन फेंकेगा? हमारा इंजन तो है, लेकिन आपको बताना चाहूँगा ये हमारी पृथ्वी की ग्रेविटेशनल फोर्स का कमाल रहेगा कि उस एनर्जी को अचीव करके सूर्य की तरफ फेंका जाएगा, तब जाके आप 15 लाख किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। जी बिल्कुल। तो हमारा जो चंद्र के बाद जो अगला लक्ष्य है वो है सूर्य, जिस पर हमने काम बिल्कुल शुरू कर दिया है, लॉन्च हो चुका है आदित्य L1। अब अगर इसके लक्ष्य की बात करें कि इसे लॉन्च किया गया है, क्यों किया गया है, क्यों इतना ज़रूरी हो गया है सूर्य के बारे में जानना? जी आप देखिए, अगर आप हमारी मानव मस्तिष्क की इस जिज्ञासा भरी बातों की अगर जांच करें, खोजबीन करें, तो इस प्लैनेट पे एकमात्र स्पीसीज़ हैं हम ह्यूमंस, होमो सेपियन कहते हैं हम अपने आप को, कि ये इस विकास क्रम की यात्रा में हम अपने आप को इतना आधुनिक मानते हैं कि अब पृथ्वी पे डिसीजन लेना, सोचना, हमारी कल्पना शक्ति का इस्तेमाल करके हमारे आने वाले भविष्य के बारे में हम सोच के तैयार होते हैं, हम जानने का प्रयास करते हैं। इन सब में एक मूलभूत और फंडामेंटल बात यही रह जाती है, हम हमेशा ये जानने का प्रयास करते आ रहे हैं कई हजार वर्षों से कि हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं, हमारा विकास कैसे हुआ है, हमारा यानी कि पूरा आप सिस्टम की बात करिए, आप पृथ्वी कैसे बनी है, सूर्य कैसे बना है, और हमारा पूरा अगर सूर्य की बात हो गई तो सोलर सिस्टम कैसे बना है जी। तो अब आप देखिए उस पूरी क्रम में हम इतने अंतरिक्ष अभियानों के माध्यम से अलग अलग चीज़ों को समझने का प्रयास कर रहे हैं। हम जब मैं कह रहा हूँ इसका मतलब है एक साइंटिफिक कम्युनिटी, पूरे वैज्ञानिकों का जो समाज है
अंतरिक्ष के क्षेत्र में हों या बाकी विधाओं में हों, जी। तो सब किसी न किसी चीज़ का गहन अध्ययन कर रहे हैं। तो सूर्य हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि ये एक तारा है। अब आप रोज टिमटिमाते हुए हजारों तारों को अपनी नेकेड आई से, नग्न आंखों से आप रात को देखते हैं। जी। हालांकि ये मानसून सीजन में अभी शायद आपको ना देख पाएं, थोड़ा कम हो जाता है। अक्टूबर से हमारे रीजनल साइंस सेंटर भी अगर आप आते हैं तो हम इवनिंग में 16 हमारे पास जो टेलीस्कोप्स हैं उनके माध्यम से हम बहुत सारे प्रोग्राम करने वाले हैं। जी। तो आपको इन टिमटिमाते हुए तारों को तो छोड़िए, हमारे करीबी पड़ोसी जो ग्रह हैं इनको हम बहुत करीब से दिखाएंगे। तो ये तारा जो है, ये देखिए प्रकाश से करते हुए हमें लगभग अपना आधा जीवन व्यतीत कर चुका है। ये जो हमारे अध्ययन कहते हैं, और अब इसके पास आधी ही लाइफ बची है। अब हमें और आपको डरने की जरूरत नहीं है। वो 5 अरब वर्ष बिता चुका है और लगभग 5 अरब वर्ष अभी बिताना है, और हम इस प्लैनेट पे लगभग 70 से 80 साल के लिए एवरेज वैल्यू के लिए आते हैं। तो उसके उस पूरे टाइम फ्रेम में हम कहीं भी नहीं है। एक आंख की पलक की झपकने के बराबर भी हम उसके टाइम फ्रेम में नहीं है। इतना बड़ा समय अंतराल है। तो सूर्य का जब पैदा होता है, सूर्य बनता है, अपना परिवार का निर्माण होता है सोलर सिस्टम का, तो उस सिस्टम में पृथ्वी एक ऐसा मात्र ग्रह है पूरे आकाश गंगा में, या जितना भी हम बाहर की आकाश गंगाएं भी हमने देखी हैं, कि जहां पर जीवन फल फूल रहा है। जो एक डायनेमिक प्लैनेट है, जहां पर तूफान आते हैं, जहां पे भूकंप आता है, जहां ज्वालामुखी है, जहां मौसम बदलता है, और जहां पर इतनी सारी परिवर्तन होने के बावजूद एक सबसे प्रीसियस कमोडिटी है जिसे हम कहते हैं पानी। जी। और हमने माना है कि जीवन जो भी अभी तक हमारी पृथ्वी पे जितना अध्ययन करके हम समझ पाते हैं कि जीवन को विकास करने के लिए या पैदा होने के लिए जो हमारी मॉडर्न साइंस समझ पाई है, पानी उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण, जल है तो जीवन है। किसी भी, हमारे अकेले नहीं, ऐसा मानव सभी जीव जंतुओं के लिए, अधिकतर जीव जंतु पानी पे ही आश्रित हैं। तो हम उसकी खोज में रहते हैं। अब ये इतना डायनेमिक सिस्टम अगर प्रभावित होता है तो सूर्य से होता है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश ही हमारी इस सिस्टम को जीवित रखे हुए है। दिन होता है, हमारा एक तापमान अचीव होता है, रात होती है, फिर हमारी ये श्रृंखला चलती रहती है। तो सूर्य से जो हमें रोशनी मिलती है वो दिन और रात को पैदा तो करती है, लेकिन साथ में हमारा जितना भी इकोसिस्टम है वो पूरा सूर्य के प्रकाश से कंट्रोल्ड है। आप देखिए, सनलाइट आती है, आपके पौधे भोजन बनाते हैं, हाँ, आपके पौधे, फसलें, हम स्वयं एक पूरी ऊर्जावान महसूस करते हैं। विटामिन डी से हमें बहुत कुछ चीज़ें बेनिफिट होता है। हमारे पास जो हीट आती है, अगर ये हीट नहीं होती सन की, ये इमेजिन करिए अगर ये पृथ्वी, कल्पना करिए कि थोड़ी सी जुपिटर की तरफ होती, अगर वो जहां आज हम हैं मंगल और शुक्र के बीच में, अगर इस डिस्टेंस पे नहीं होते और हम सूर्य से और दूर होते, तो यहाँ इतना बर्फीला एरिया होता, ये पूरा इतना ठंडा होता कि आप जीवन को इतने आसानी से जो हम यहाँ जी पा रहे हैं नेचुरली, वो संभव नहीं होता। किसके कारण? सूर्य के कारण। तो सूर्य के कारण हम आज इस प्लैनेट पे सरवाइव कर रहे हैं, और इसको हम गोल्डीलॉक जोन कहते हैं एस्ट्रोनॉमी में, कि आप देखिए कि सूर्य से आप इतनी अच्छी सही डिस्टेंस पे हैं, न भयंकर गर्मी है न भयंकर ठंड है, दोनों का कमोबेश एक बहुत एक बेहतर संतुलन है। आप ध्रुवों पे जाएंगे तो बहुत ठंड पड़ेगी, आप इक्वेटर्स पे रहेंगे अर्थ के तो सनलाइट ज़्यादा मिलेगी। और भारत एकमात्र ऐसा देश नहीं है, और भी देश हैं जो भूमध्य रेखा के आसपास हैं, तो सबसे सनी डेज जहाँ होते हैं। तो हमारे जीवन, पूरे हमारे वायु और जैव तंत्र के लिए, हमारी लाइफ के लिए, और हमारे यहाँ पे जो क्लाइमेट कंट्रोल होता है। अब आप बोलेंगे कि सर ये सब तो बात हो गई, तो मानसून के सीजन में हम ये बात कर रहे हैं। सितंबर में आप देखिए फिर से हमारा पानी वापस सिस्टम रिक्रिएट हुआ है। तो ये कंट्रोल कैसे होता है? तापमान से। सूर्य की हीटिंग एलिमेंट जो समुद्री एरिया में गर्मी पैदा करती है, जिसको समुद्र अवशोषित करता है, एब्जॉर्ब करता है एज अ रेगुलेटर, वो गर्मी को वापस, फिर देखिए उससे पूरा का पूरा एक मौसम परिवर्तन होता है पृथ्वी का, और बारिश होती है, गर्मी ठंड होती है। तो ये कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट है सूर्य का। तो जितना सूर्य हमारी जीवन गाथा को समझने के लिए जरूरी है, उतनी हमारे अस्तित्व को बेहतर समझने के लिए भी जरूरी है। और आने वाला समय सन के काफ़ी डिटेल स्टडीज के बाद हमें आगे की यात्राओं में सहयोग करेगा। बिल्कुल। तो दर्शकों, आप सुन रहे हैं और देख रहे हैं कि अगर विज्ञान को समझना है तो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है। हम सिर्फ बातें करें एक दूसरे से, अगर जो एक्सपर्ट, जैसा कि आज हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद हैं और आप देख रहे हैं कितने रोचक तरीके से वो आपको बता रहे हैं, तो ये एक साइंस क्लास नहीं है। अगर बचपन में आप भी तारों को देखते थे और आपके मन में भी कोई सवाल उठते थे और उनके जवाब देने वाले लोग आपको मिलते नहीं थे, या फिर आप उनके जवाब से संतुष्ट नहीं होते थे, तो आज आपके पास मौका है, आप
सीधे कॉल करके हमसे सवाल पूछ सकते हैं। और स्पेशली अगर हम बात करें आदित्य L1 मिशन के बारे में, सूर्ययान के बारे में, उससे संबंधित भी कोई भी सवाल है, अगर आपको लगता है ये तो छोटा सा सवाल है, तो उस छोटे सवाल को भी आप पूछ सकते हैं। अब आदित्य L1 के बारे में ही हम बात करें, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं और किसका क्या रोल है? जी बिल्कुल, देखिए ये पूरा का पूरा मिशन हमारा देखिए पूरी दुनिया में बहुत से राष्ट्र हैं जिन्होंने सन को करीब से समझने के लिए स्पेसक्राफ्ट भेजे हुए हैं ऑलरेडी, जिसमें अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का भी है, और भी ऐसे स्पेस मिशंस हैं जिसमें से बहुत कुछ तो अभी एक्टिव हैं। उदाहरण के लिए एक SDO है, सोलर डायनेमिक्स ऑब्जर्वेटरी है जो नासा की, वो बेहतर कार्य कर रही है। नासा ने एक बहुत एडवांस स्पेसक्राफ्ट भेजा है, सोलर पार्कर प्रोब, जो अभी तक के इतिहास में सूर्य के सबसे करीब, सूर्य के बिल्कुल पास नहीं जा सकते कोई, क्योंकि इतना टेम्परेचर होता है, वो उसके वायुमंडल का हम बात करेंगे आपके प्रश्न के जवाब में, वहाँ जाएगा। तो हमारा जो सूर्य मिशन है आदित्य, क्योंकि संस्कृत से है ये शब्द लिया गया है, आदित्य यानी सूर्य, हम सूर्य का ही ये नाम है, और L1 है वो दूरी पृथ्वी से, इसलिए आदित्य L1। इसका मूलभूत कारण मैं आपको बताऊं क्यों है। भारतीय हीलियोफिजिक्स की फील्ड में हमारे पास ग्राउंड बेस्ड टेलीस्कोप्स भी हैं। कोडाईकनाल में बेनुबापी ऑब्जर्वेटरी है, साउथ में आप जाते हैं, वो ऑब्जर्वेटरी सोलर टेलीस्कोप है जी। राजस्थान में भी है फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी PRL का, जो ग्राउंड से हम थोड़ा सन को करीब से समझ सकते हैं, पर शरीर जो हमें कई तरीके से प्रभावित हो जाता है वायुमंडल के कारण, इक्लिप्स के कारण। हम हमेशा सूर्य, हमारी पृथ्वी गोल भी घूमती है, तो किसी भी टेलीस्कोप को 24 घंटा सूर्य नहीं मिलता, तो आपको एक ऐसी डिस्टेंस पे जाना पड़ेगा जहां आप 24 घंटे आपके लिए सूर्य हाजिर हो, या आप ये कहें आप सूर्य के लिए हाजिर हो। तो इस पूरी परंपरा में या प्रक्रिया में आप देखेंगे कि जो मिशन है हमारा आदित्य L1, इसमें 6 से 7 जो साइंटिफिक पेलोड हैं, उनका एक मूलभूत लक्ष्य जो है, उद्देश्य क्या है, सूर्य में कोरोनल मास इजेक्शन कहते हैं। यानी आज आप और हम जब बात कर रहे हैं 2023 में, सूर्य में हर 11 साल में एक साइकिल होती है जिसको कहते हैं सोलर साइकिल जी। वो 11 साल में सूर्य, उसके मध्य में बहुत वायलेंट और बहुत, जैसे अगर आप आम भाषा में कहें तो बहुत गुस्सैल हो जाता है, तूफान और बहुत ज़्यादा ज्वलंत एक्टिव एनर्जी उससे बाहर निकलती है, फिर वो साइकिल कम होती है 7 साल, तो ये पूरा घटनाक्रम 11 साल लेता है जी। तो उस दौर में अगर देखें तो 2023 में हम सोलर साइकिल के उस दौर में हैं जहां सूरज में सबसे ज़्यादा सन स्पॉट्स पड़ने वाले हैं। तो कोरोनल मास इजेक्शन यानी जो होल्स क्रिएट होते हैं सन की सरफेस में, उससे जो मटेरियल बाहर आता है जी। लाखों टन मटेरियल बाहर फेंकता है सूर्य। सूर्य इतना विशाल है, आपकी पृथ्वी से आपको भले ही लगता है हमें कि ये इतना छोटा है कि एक पूर्णिमा का चांद और सूरज की डिस्क दोनों लगभग बराबर दिखती हैं, वो दूरियों के कारण कि चांद और सूरज एक दूसरे से दूर हैं पृथ्वी से, कि उनका जो डायमीटर है हमें लगभग बराबर दिखता है ना, लेकिन दूरी देखिए कितनी दूर है सन। और अगर इसकी तुलना करें, मैं आपके इस उत्तर में ये बताना चाहूँगा हमारे आपके दूरदर्शन के दर्शकों को, कि अगर हम सूर्य को एक 10 इंच की बॉल मान लें, एक फुटबॉल है जिसका डायमीटर 10 इंच है और पृथ्वी उसके सामने फिर 2 मिलीमीटर की है, यानी कि स्केल में 2 मिलीमीटर कितना छोटा होता है, तो थोड़ा सा भी गुस्सा सूर्य में पृथ्वी के अस्तित्व को कभी भी समाप्त कर सकता है, अगर ये बहुत भयंकर है। तो सोचिए, हम पृथ्वी पे सोचते हैं कि हम हैं तो कोई नहीं, लेकिन इस ब्रह्मांड में हमारे अस्तित्व की कोई ज़रूरत नहीं है, वो हमारी जिज्ञासा है जिसके कारण हम ये जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये जो हमारा मिशन है, इसमें हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि सूर्य में तूफान कैसे उठते हैं, जिसे सोलर विंड भी कहते हैं, और सोलर फ्लेयर्स होती हैं कि जब वो तूफान उठते हैं सूर्य की सतह में, तो बहुत ज़्यादा ज्वाला, एक लोज एकदम बाहर की तरफ सन से बाहर निकलती हैं। और वो एक साइंटिफिक टर्म में अगर हम बात करें तो जब इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है, यानी चुंबकीय क्षेत्र निर्मित होता है उसकी सतह पे कई लाखों किलोमीटर का, उसके इर्द गिर्द उसके अंदर से मटेरियल बाहर आता है सन में से, और ये जो मटेरियल है ये पदार्थ की चौथी अवस्था भी होती है, जिसे हम प्लाज्मा के नाम से जानते हैं। पृथ्वी पे 3 ही अवस्था हम आमतौर पे देखते हैं, ठोस, द्रव और गैस। और हम सब के लिए ये बात भी रोचकता से भरी कम नहीं है कि एकमात्र एक ऐसा एलिमेंट है पानी, जो 3 अवस्थाओं में पृथ्वी पे नेचुरली पाया जाता है है ना। तो ये भी सोचने की बात है। तो ये 4th स्टेट ऑफ मैटर यानी प्लाज्मा बाहर आता है, हाई एनर्जी चार्ज पार्टिकल्स बाहर आते हैं। ये इतने भयंकर और भीषण होते हैं कि पृथ्वी के करीब जब आते हैं तो पृथ्वी पे बाहर का जो मैग्नेटिक फील्ड है जी, पूरी हमारी पृथ्वी एक कोकून की तरह पूरी चुंबकीय क्षेत्र ने घेर रखा है, हमारी खुद की पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र ने, जो हमें सुरक्षित रखता है सूरज से आने वाले
हाई एनर्जेटिक चार्ज पार्टिकल से, उससे जो रेडिएशन जो आ रहा है उससे, तो उसका अध्ययन करना, उसमें ये गर्मी कैसे पैदा होती है, ये मटेरियल कैसे बाहर आता है। और एक कमाल की बात है कि पूरी दुनिया में इतना बड़ा जिज्ञासा भरा ये प्रश्न है कि सूर्य की सरफेस का जो तापमान है वो लगभग मैं एक बहुत आम नंबर बताऊंगा ताकि सहजता से हम उसको समझ सकें, 5000 डिग्री सेल्सियस लगभग बोल रहा हूं मैं। तो अब आप और हम समझते हैं किसी चीज को अगर हम छूते हैं, अगर उसकी सतह से हम दूर जाते हैं तो तापमान क्या होना चाहिए? जी, कम होना चाहिए। उदाहरण के रूप में आप घर में खाना पे कोई बर्तन आपका रखा हुआ है जो गैस पे स्टोव पे आप टच करेंगे तो गर्म है, उससे दूर जाएंगे तो थोड़ा ठंडा हो जाएगा, आपको गर्म नहीं लगेगी, वो वायुमंडल का जो हवा है गर्म। लेकिन सूर्य के केस में ऐसा नहीं है। सूर्य की जो सरफेस है, फोटोस्फीयर कहते हैं जिसे, उसका तापमान जितना है उससे कई लाख गुना तापमान उसके वायुमंडल का है, क्रोमोस्फीयर कहते हैं जिसे हम। अब ये मिलियंस में जो डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, इसकी गुत्थी सुलझने के लिए ही पूरे वैज्ञानिक लगे हुए हैं हीलियोफिजिक्स में कि ऐसा कमाल का क्या हो रहा है सूर्य के बाहर कि सूर्य का तापमान उसकी खुद की सतह से कई लाख गुना उसके वायुमंडल में, उसके क्रोमोस्फीयर में है। जी, तो आदित्य L1 है, इसको क्या खतरा है इतने तापमान से? क्या ये सह पाएगा इतना? जी बिल्कुल, देखिए क्या है, इस तरीके के मटेरियल साइंस यानी पदार्थ विज्ञान भी इतना आधुनिक हो चुकी है कि जो हमारे उपकरण इसमें हैं वो किस तरीके से पृथ्वी से संपर्क स्थापित करें। कंप्यूटर होता है ऑन बोर्ड, कम्युनिकेशन नेटवर्क होता है, सैटेलाइट यूज़ किए जाते हैं, जैसे आज और आप हम बात कर रहे हैं तो जो भी टेलीविजन सेट्स पे इसको डिश एंटीना से देख रहे हैं तो ये हमारा सिग्नल किस तरीके से ट्रांसमिट होके पहुंच रहा है, तो वैसे ही उसको इतना अच्छे से बनाया जाता है कि उस तापमान से उसको प्रभावित ना हो। और सूर्य की एक लिमिट है, आप बहुत हद तक उस लिमिट तक जा सकते हैं जहां तक आपका कोई भी मटेरियल मेल्ट होना शुरू ना हो, क्योंकि एक कोई भी आपको एक ऐसा आधुनिक मटेरियल बनाना होगा कि लाखों डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर सह सके तो ही आप वायुमंडल में जा पाएंगे, नहीं तो उसके पहले ही सब कुछ मेल्ट हो जाएगा। बिल्कुल। तो ये देखिए चुनौतियां देखिए, लेकिन आपके अस्तित्व को और इस सूर्य की कहानी को समझना, और आप और हम पूरा जो भी हमें देख रहे हैं या जो नहीं भी देख रहे हैं इस प्रोग्राम को, हम सब सूर्य से ही बने। अब आप कहेंगे कैसे? हम तारों से बने, हम स्टेलर डस्ट कहा जाता है। हम स्टेलर डस्ट यानी सूर्य के अंदर जो प्रक्रिया है, हाइड्रोजन हीलियम में बनता है, हीलियम फिर धीरे से और हायर एलिमेंट्स में कन्वर्ट होता है, उस प्रक्रिया से हम कार्बन बेस्ड लाइफ हैं अर्थ पे। हम जो अधिकतर जीवन और पौधे और ये सब जो चीजें बनी है इसमें कार्बन है, तो कार्बन लाइफ सूर्य के अंदर पैदा हुए हैं ये एलिमेंट्स जो बाहर लाखों सालों में आते हैं, तो हमें स्टेलर डस्ट भी कहा जाता है, यानी हम तारों की उस धूल से बने हुए हैं जो बाहर फेंकी गई है तारों के निर्माण में। और धार्मिक तौर पे भी बात करें तो सूर्य को पिता का दर्जा दिया गया है, सबसे बड़ा बताया गया है, और इम्पोर्टेंस उसी का हमारी लाइफ में कैसे है, और वैज्ञानिक तौर पे भी ये बताया जा रहा है कि कितना ज़रूरी है सूर्य हमारी ज़िंदगी में। हमें जीवित रखने के लिए सूर्य का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इसके साथ ही अब रीजनल साइंस सेंटर की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि खेल खेल में अगर हम विज्ञान को सीख जाएं तो इससे बड़ी चीज़ और क्या हो सकती है, क्योंकि कभी कभी बुक्स पढ़ने में थोड़ी बोरियत हो जाती है, ख़ास तौर पर अगर ज्ञान नहीं है और या फिर उसे समझाने वाला अच्छा नहीं है। तो रीजनल साइंस सेंटर आखिर क्या कुछ वहाँ देखने को मिलता है, किस उद्देश्य के साथ इसे बनाया गया? जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये महत्वपूर्ण प्रश्न लेने के लिए। देखिए रीजनल साइंस सेंटर भोपाल जो है, भोपाल में स्मार्ट सिटी रोड जो है, जिसे हम श्यामला हिल्स पे कहते हैं, वहाँ पे स्थित है जी। ये बहुत ज़रूरी है सभी दर्शकों को बता देना कि हम साल में 363 दिन ओपन है, 9:30 to 6, और विज्ञान की इस संस्कृति को जीवांत करने के लिए, हमारे से जुड़ने के लिए आपको कई रूप में आप हमसे जुड़ सकते हैं। आप विजिटर्स के रूप में एज अपने पिकनिक मनाने, घूमने आप अगर आते हैं, स्कूल में, स्कूल हमें अपने स्टूडेंट्स लेके आते हैं, जो पर्यटन के लोग हैं उस दृष्टि से घूमने भोपाल आते हैं तो वो भी आते हैं। ये संख्या आप देखिए, एक स्पॉट जहां आप जाकर सिर्फ साइंस को एज अ कल्चर ऑफ साइंस सेलिब्रेट कर सकते हैं, जहां आप चीज़ों को करके देख सकते हैं। तो रीजनल साइंस सेंटर भोपाल जो है, हमारी भारतीय में एक काउंसिल है हमारी, उसकी एक यूनिट है नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम्स, जो कि एक साइंटिफिक बॉडी है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है हमारी, हमारे संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के अधीन है। तो उसका ये एक इकाई है। ऐसे पूरे भारत में हमारे 26 विज्ञान केंद्र हैं। तो भोपाल का ये विज्ञान केंद्र अभी एकमात्र विज्ञान केंद्र पूरे प्रदेश में। तो जो भी जुड़े कौतूहल हो, आप इंजॉय करें, आप अपनी एक्साइटमेंट की जर्नी के हिस्सा समझें, आप थोड़ा सीखना चाहते हैं, खेल खेल में विज्ञान चाहते हैं, डायनासोर्स को समझना चाहते हैं, तो छोटे से डायनासोर पार्क भी है,
और आप दर्पणों के बारे में उसके पीछे के विज्ञान समझना चाहते हैं, या आप चाहते हैं फन साइंस के रूप में आप चीज़ों को कैसे कि आपकी परछाई, हम कहा जाता है कि हमसे हमारी परछाई कभी जुदा नहीं हो सकती, पर हमारे विज्ञान केंद्र आइए, हमारे एक एग्जिबिट है जिसमें हम आपकी शैडो को कुछ सेकंड्स के लिए हटा देंगे। हम जान रहे हैं आदित्य L1 मिशन क्या है, साथ ही साथ अंतरिक्ष में सूर्य के बारे में भी हम जानकारी ले रहे हैं। अगर आपके मन में भी कोई प्रश्न है इस विषय से संबंधित तो उसे आप अपने तक ना रखें, बल्कि हमसे उसका सवाल आप ज़रूर पूछें, क्योंकि आपके सवालों का बहुत ही आसानी से उत्तर दे रहे हैं साकेत सिंह कौरव जी। बिल्कुल, इसी के साथ हम सबसे पहले आप ये जान लेते हैं कि जैसा कि आदित्य L1 मिशन लॉन्च कर चुके हैं, लेकिन साथ ही साथ हम बीच में आपको प्रश्न तो पूछेंगे ही, लेकिन हेमराज जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका सवाल हम लेते हैं। कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है आपका। हाँ, नमस्कार मैडम जी। जी नमस्ते, अपना सवाल पूछें आप। हाँ सर, मेरा एक क्वेश्चन था कि हमारा आदित्य L1 मिशन के बारे में और अधिक जानकारी हम कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? जी बिल्कुल हेमराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। और आपका प्रश्न ये है, देखिए इंटरनेट एक ऐसा माया जाल है जहाँ पर क्या मिलेगा और कैसे खंगालना है, ये भी एक अपने आप एक नया टेक्नोलॉजी वाली बात हमने कर दी है कि चीज़ों का सही अनुसरण करने के लिए आपके सोर्सेज कहाँ से मिले। तो आप अगर आदित्य L1 के बारे में जानना चाहते हैं तो देखिए सबसे सहज और सरल उत्तर है, इसरो की वेबसाइट पे अगर आप जाते हैं तो उनके वेबसाइट पे उससे रिलेटेड उनने मॉड्यूल तैयार किया हुआ है, किताब बनाई हुई है छोटी कि उसके बारे में वैज्ञानिक लक्ष्य हैं, छोटी सी फिल्म भी बनाई गई है, और वो हमेशा कुछ कुछ दिनों में अपडेट्स भी देते रहते हैं कि वो कौन सी ऑर्बिट में पहुंच गया है, या वो सेल्फी के बारे में बहुत चर्चा का विषय रहा। तो आप अधिक जानकारी के लिए जुड़ें। और अगर आपको बहुत ज़्यादा मन में कौतूहल है और आप जानते हैं कि सूर्य विज्ञान को बहुत करीब से सीखना और समझना चाहते हैं, तो आप उस अनुसंधान के रूप में जो संस्थान आदित्य L1 के लिए जिम्मेदार हैं उनके नाम भी मैं आपको बता देता हूँ। भारत में आदित्य L1 को बनाने वाली 3 बड़ी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो के साथ मिलकर काम की हैं। एक है भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद, जिसे हम फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी कहते हैं, वहाँ के सोलर फिजिक्स में काम करने वाले वैज्ञानिक इन्वॉल्व हैं। दूसरी है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बैंगलोर, जो कि अपने इसमें जो बहुत सारे उपकरण लगे हैं ना जो अध्ययन करने वाले हैं, अलग अलग हर उपकरण का एक लक्ष्य है। और तीसरा संस्थान है आयुका, इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स पुणे जिसे आज की डेट में हम कहते हैं। तो इन तीनों संस्थानों के वैज्ञानिक जो एस्ट्रोफिजिसिस्ट हैं, जो चांद तारों के साथ साथ सूर्य विज्ञान में काम कर रहे हैं, उनसे अगर आप जुड़ें तो और बारीकी से आपको उस मिशन से जुड़ी साइंस पता चलेगी। और इसरो की वेबसाइट पे जुड़ें, इसरो को भी आप लिखें। जी, बिल्कुल। और आपने जैसा बताया आंचलिक विज्ञान केंद्र पूरे हमारे भारत देश में अलग अलग जगहों पर है, क्या वहाँ से भी कुछ जानकारी मिल सकती है? जी बिल्कुल, देखिए आंचलिक विज्ञान केंद्र को मैं और अच्छे से आपको बताना चाहूँगा। अलग अलग नाम है साइंस सेंटर्स के इंडिया में हमारे एक। और आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, आपकी ऑडियंस भी देख रहे हैं, हम दर्शक बहुत बिल्कुल जिज्ञासा के कौतूहल के साथ देख रहे हैं कि हम 3 कैडर में हैं भारत में। नेशनल लेवल के साइंस सेंटर्स हैं हमारे पूरी काउंसिल के, फिर हमारे स्टेट में कैपिटल्स में है मोस्टली, और फिर इस डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हैं। तो अगर आप नियर बाई साइंस सेंटर्स में भी जाते हैं तो आपको जानकारी मिलेगी। लेकिन मुझे ये लगता है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा रुचि है तो आपको उन संस्थानों से डायरेक्ट जुड़ने में कोई परहेज नहीं होना चाहिए। और मैं ये मिथ भी तोड़ना चाहता हूँ आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से कि जो वैज्ञानिक होते हैं, जो रिसर्च करते हैं, जो एक साइंटिफिक मिशन अंजाम देते हैं, जिस टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप और हम आज आप बात कर पा रहे हैं, किसी ने ये पहली बार कहीं ना कहीं अपने मस्तिष्क में सोचा होगा। तो विचार जो है किसी भी रिसोर्स का मोहताज नहीं होता, लेकिन उसको उसके कौंधने वाले उस प्रश्न को अगर आपको उत्तर की तलाश करना है तो आप किसी भी संस्थान से जुड़ें, डायरेक्ट उन्हें आप लिखें, ईमेल करें, बात करें। वो भी इंसान है, वो भी एक हमारे जैसे आम जनमानस की तरह वो अपने एक लक्ष्य में लगे हुए हैं। तो वो जरूर आपके प्रश्नों का आज नहीं तो कल जवाब देंगे, लेकिन आपको तरीका यही है कि उनसे जुड़ना पड़ेगा। और सिंपल समझना है तो फिर आप वेबसाइट पे जाएं इसरो की, आप यूट्यूब पे स्टडी करें, और फिर हीलियोफिजिक्स में जो काम कर रहे हैं, किताबें बहुत हैं दुनिया भर में, रिसर्च पेपर लिखे जाते हैं, और वेबसाइट्स हैं जैसे बड़े बड़े स्पेस एजेंसीज हैं, नासा की हैं, यूरोपियन स्पेस एजेंसी की हैं, जो सूर्य के ऊपर पब्लिक के लिए भी
जी हाँ। कंटेंट तो क्रिएट कोई करता ज्ञान है। लेना चाहता है तो अपार मात्रा में ज्ञान है, ज्ञान की कमी नहीं है, बस जो रिसोर्सेस हैं, सोर्सेस हैं, वो आपको बता ही दिए गए हैं कि आप इन पे जाके अधिक जानकारी ले सकते हैं। अब बहुत सारे प्रश्न जो हैं वो आदित्य L1 से भी संबंधित है सूर्ययान में, क्योंकि अब सूर्ययान लॉन्च तो हो गया है, लेकिन अगर ईंधन की बात करें, इतने दिनों तक कैसे रहेगा वो अंतरिक्ष में? इसके लिए क्या है, रिफ्यूल करने का कुछ सिस्टम है, कैसे क्या समय बिताएगा ये? अब देखिए, आपने रिफ्यूल कहा, तो ये हमारे इस प्लैनेट अर्थ पे जो दौड़ती हुई गाड़ियाँ मुझे दिख गई, है ना, जी। चाहे वो टू व्हीलर हो, फोर व्हीलर हो, या बड़े हैवी ट्रक्स हों, आप सबको रिफ्यूल करना पड़ता है ना। अब रिफ्यूल करके आप लंबे वक्त तक गाड़ियाँ इस्तेमाल कर लेते हैं, क्योंकि जब भी ईंधन की खपत होती है, आप जाके पेट्रोल पंप पे पेट्रोल पेट्रोल पंप डलवा या लेते हैं। डीजल जो भी जी। व्हीकल है या गैसेस हैं, या हम जो भी सोर्स यूज़ कर रहे हैं इथेनॉल से मिक्स, हम इस्तेमाल करते हैं। पर ये सब सुविधाएं अंतरिक्ष में नहीं है। एक बार आपका स्पेस मिशन लॉन्च हुआ तो आप उसे रिफ्यूल तो छोड़िए, दोबारा आप उसको वापस लाके रिपेयर भी नहीं कर सकते ऑन बोर्ड। लेकिन आजकल एडवांस साइंस इतनी हो गई है, इंजीनियरिंग, कि आप ऑन बोर्ड एप्लीकेशंस होने के कारण नीचे से कंट्रोल करके मिशन कंट्रोल में जो वैज्ञानिक और इंजीनियर्स होते हैं, उसमें अगर कुछ बदलाव आ जाते हैं तो उन ऑन बोर्ड कंप्यूटर कमांड के माध्यम से उनको थोड़ा परिवर्तित किया जा सकता है, और कुछ पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। जी। फ्यूल की बात आपने कही, तो फ्यूल को इस तरीके से यूज़ किया जाता है, डिज़ाइन किया जाता है कि जो मिशन लाइफ है वो पूरी अचीव हो जाए, अगर कुछ बड़ी खामी उसमें यात्रा के दौरान ना आ जाए। जी। तो जैसे कि लगभग इसका जो लाइफ स्पैन है 1 वर्ष से 5 वर्ष के बीच में, तो ये जो लाइफ स्पैन में वो काम करेगा, तो ऑलरेडी उसके पास वो फ्यूल उसको लेके भेजा गया है, और ये खड़ा नहीं रहेगा। अगर ये सूर्य है तो ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी से इस दिशा में 15 लाख किलोमीटर में इस बिंदु पे वो ऐसे हेलो ऑर्बिट में चक्कर लगाता रहेगा, और पृथ्वी भी ऐसी घूम रही है। अगर इसको ऐसे देखें तो पृथ्वी भी ऐसी घूम रही है, तो पृथ्वी के घूमने के साथ ये 15 लाख किलोमीटर दूर ये भी घूमता जाएगा। ये ग्रेविटेशनल बैलेंस का कमाल है, जिसके कारण अब वो जो हमारा आदित्य L1 जब चला जाएगा हमारी पृथ्वी की कक्षा को छोड़ के, तो और जब वो L1 पे पहुंच जाएगा तो वो पृथ्वी की कक्षाओं में नहीं होगा, उस एक्चुअल में सूर्य की कक्षा, आप कहें कि सूर्य के चारों तरफ अपनी कक्षा में चक्कर लगा रहा होगा। तो ये जो कमाल है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स का इस्तेमाल भी होता है, इसलिए हम L1 पे जा रहे हैं जी। कि बार बार आपको यहाँ से कंट्रोल करके फ्यूल इस्तेमाल ना करना पड़े, वहाँ ग्रेविटेशनल बैलेंस भी आपकी सहयोग करे। और वो पॉइंट इसलिए क्रूशियल है ऐसे स्पेस मिशंस के लिए, जो भी कंट्रीज भेजती हैं वो L1 पे भेजती हैं, ताकि वो ग्रेविटेशनल फोर्स का इस्तेमाल करें, और उसकी आमतौर पे रख रखाव के लिए उसमें अधिक ध्यान, अधिक ईंधन की जरूरत ना पड़े। इसके साथ ही अगर आपके मन में भी कोई प्रश्न है हमारे आदित्य L1 से संबंधित, तो इसके लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमसे अपना सवाल पूछ सकते हैं। नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जाते रहेंगे कार्यक्रम के दौरान भी। अगर आपने नोट नहीं किया है तो कर लें, हमारा नंबर है 0755 266 0049। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-233-0040। साकेत जी, जैसा कि हेमराज जी का प्रश्न था और उन्होंने जब अपना प्रश्न पूछा तो ऐसे में बोला हमारा आदित्य L1, तो ये जो हमारा है, हम सभी को बहुत गर्व है, और हम चाहे वो चंद्रयान हो, ऐसे बहुत सारे जो मिशंस रहे हैं उसमें हमें गर्व होता है। तो अगर हम ग्लोबल इम्पैक्ट की बात करें कि हमने जो मिशन लॉन्च किया है आदित्य L1, इसका वैश्विक स्तर पे क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा, उनके लिए कैसे अच्छा रहेगा, इसके बारे में जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल, और ये जो प्रश्न आपने पूछा है उसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि विज्ञान जो है ग्लोबल साइंस है। साइंस जो है ग्लोबल है, यानी नॉलेज की कोई बाउंड्रीज नहीं होती है। जी। कोई भी राष्ट्र या कोई भी वैज्ञानिक संस्था या संस्थान, व्यक्ति विशेष कोई भी रिसर्च करता है, तो ये वैज्ञानिक समाज में एक बहुत खूबी है, उस ज्ञान से, उस नॉलेज से कहीं ना कहीं एक विस्तार होता है, एक समझ का एक नया दायरा बढ़ता है, और एक दृष्टिकोण विकसित होता है कि उसी क्षेत्र में कोई वैज्ञानिकों ने अगर काम किया है और हमने उसे नए ढंग से एक नए प्रश्नों को लेके, क्योंकि हमेशा प्रश्न महत्वपूर्ण है जी। एक अच्छा क्वेश्चन फ्रेम करना या बहुत बेहतर प्रश्नों को पूछना ही विज्ञान को आगे ले जाता है। यानी हमारी इस वैज्ञानिक यात्रा में, इस प्लैनेट पे अगर हम जितने आधुनिक हो पाए हैं, उसमें वो तमाम प्रश्न हैं जो कभी ना कभी किसी न किसी के मस्तिष्क में एक विचारों के रूप में कौंधे हैं, और उनकी उस कहना चाहिए कि वो जिज्ञासा ने, उनकी उस कौतूहल ने उनको विश्राम नहीं करने दिया, उसकी उत्तर की तलाश में भागे। और विज्ञान का ये खूबी है कि उत्तर हमेशा अटल नहीं होता, वो हमेशा विस्तारवादी होता है। उसमें बहुत गुंजाइश होती है कि हम जितना बेहतर विज्ञान को ग्लोबली हम
कंट्रीब्यूट करेंगे उतनी हमारी समझ और बेहतर और फाइन ट्यून होती जाती है। तो हमारा जो आदित्य है, यानी हमारा, फिर से मैंने हमारा कहा, हमारे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने, हमारे भारतीय स्पेस मिशन की बात करें तो आदित्य L1 जो है ये सन को बेहतर समझने के लिए छोड़ा गया है। कुछ चीज़ें इसमें यूनिक भी हैं अंतर्राष्ट्रीय मिशन के कंपैरिजन में, कि यूवी लाइट में आप बेहतर समझने के लिए सोलर डिस्क को आप समझने की कोशिश कर रहे हैं। सोलर डिस्क यानी सूर्य की वो जो डिस्क जैसा हमें दिखता है ना यहाँ पर, एक गोलाकार, तो उसको हम बेहतर किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ में, मैं बहुत ज़्यादा डीपली साइंस की इसलिए अवॉइड करना चाहता हूँ ताकि रुचि जो है चर्चा में, वो टेक्निकल टर्म्स में वो, हाँ, तो वो है। और ये जिस रूप में ये कंट्रीब्यूट करेगा, तो हमेशा देखिए अब इस दौर में ये इकलौता मिशन है अब जब हमने भेजा है, तो हमेशा आधुनिकीकरण होता रहता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। हम जो डेटा और जानकारी और आंकड़े जो जुटाएंगे वो ग्लोबल वैज्ञानिक कम्युनिटी में, जो सोलर फिजिक्स में काम करने वाले वैज्ञानिक हैं, हीलियो फिजिक्स में, उनके लिए एक बेहतर एक समय है कि ये नया डेटा आएगा, नई जानकारी आएगी और हमें नए रूप में सन को समझने मिलेगा। तो सन के लिए जितने भी मिशंस अभी स्टडीज कर रहे हैं, जो एक्टिव हैं, और हमारा आदित्य L1, ये मिल के एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव में भारत एक अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी भी निभा रहा है। जो समाज विज्ञान की और वैज्ञानिकों की भारत में एक आधुनिकीकरण की तरफ बढ़ रही है नए नए साइंटिफिक मिशंस की बदौलत, और हमारे वैज्ञानिकों का अथक परिश्रम के कारण, इंजीनियर्स की अद्भुत इनक्रेडिबल साइंटिफिक अप्रोचेस के कारण, तो ये पूरी दुनिया को भी प्रभावित करता है। बिल्कुल, क्योंकि वो ज्ञान, ये जो नॉलेज होता है, वो साइंटिफिक डेटा होता है, पूरी दुनिया यूज़ करती है, इसमें मोनोपॉली नहीं होती। यही तो ब्यूटी है साइंस की। ग्लोबली ये डेटा पब्लिश होता है, उससे लोग आगे के बारे में सोचते हैं और बेहतर समझते हैं कि भाई आपको भेजा था कुछ सामान लाने के लिए, तो आप गए, आपने अध्ययन किया कि भाई मुझे मार्केट में ये चीज़ें, ये सब्जियां लाना थी। अब आप एक बार में हो सकते बहुत सी चीज़ें मिस कर दी, आपका ऑब्जेक्टिव कुछ और था, हम गए दोबारा, हमने अपना दृष्टिकोण अलग था, हमने अलग चीज़ें देखी, तीसरा व्यक्ति गया, तो जब हर व्यक्ति एक ही चीज़ को बार बार अलग अलग दृष्टिकोण से अध्ययन करता है, संस्था हो या राष्ट्र हो, आप देखेंगे कि वैज्ञानिक समाज को बहुत बेहतर जानकारी मिलती है और एक उसका दायरा बढ़ता है और डीपेस्ट नॉलेज भी गेन होता है। बिल्कुल, वैश्विक स्तर की बात करें तो जैसे ही सूर्ययान ने पहली सेल्फी भेजी तो ऐसे उत्साह उमंग लोगों के बीच में बढ़ गई और जो उत्साह की लहर है वो दौड़ने लग गई। तो ऐसे और क्या क्या इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं जो कि सेल्फी लेने का काम करते हैं, पिक्चर्स क्लिक करने का काम करते हैं और जो आगे जाके स्टडीज़ में महत्वपूर्ण जो रोल है वो प्ले करेगी? देखिए, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था वो फोटोग्राफ। हमारा खुद का स्पेस क्राफ्ट हमारी पृथ्वी की कक्षा में जब बाहर आता है जी, और उसका ऑनबोर्ड इंस्ट्रूमेंट के ऊपर एक कैमरा है जो विजिबल लाइट में देखता है। सन को विजिबल लाइट में स्टडी करने के लिए अकेले नहीं गया है, ये मेनली अलग अलग जो वेव लेंथ हैं, जो हमारे दृश्य प्रकाश से परे हैं, उसमें अध्ययन करना भी इसका बहुत गहन लक्ष्य है, जिसमें अगर सोलर विंड्स की बात करें, ऊर्जा कणों की बात करें, पर सेल्फी की आपने बात की, क्योंकि अपनी हेल्थ स्टेटस को, हम कहाँ किस ऑर्बिट में हैं, इन सबको बेहतर समझने के लिए उसके कैमरे को ऑन करके अर्थ का फोटो लिया गया था। तो आप देखेंगे उस पिक्चर को कि उस पिक्चर में कमाल की बात है कि हमारा ही यान आदित्य L1 जब पिक्चर ले रहा है तो आधी रात दिख रही है। यानी आप उस पॉइंट पे हैं ऑर्बिट में कि जब सूर्य इस तरफ है, यानी अगर हम टेलीविजन पे देखें, अगर आप पिक्चर इस तरीके से देख रहे हैं आपकी तरफ, तो सूर्य अगर इस तरफ है, क्योंकि इस तरफ से प्रकाशित कर रहा है अर्थ को, तो ये आधा भाग अंधेरे में है। तो आप देखिए कि जो दिन और रात की परिकल्पना आप करते हैं, वो अंतरिक्ष से जाने के बाद कितना आपका नज़रिया बदल जाता है कि वो टर्मिनल लाइन जो दिन और रात को अर्थ को डिवाइड कर रही है, वो कितनी ज़्यादा रोटेशनल वैल्यू रखती है। कैसे? जहाँ जहाँ सूर्य की किरणें पहली बार पड़ती जाती हैं, देखिए पूरी दुनिया, वहाँ की जो दुनिया है उस देश में, लोगों में, सब लोग सुबह जागने लगते हैं, भागने लगते हैं, प्रकृति भी उस हिसाब से रिस्पॉन्ड करने लगती है, और जहाँ जहाँ रात होती है सब लोग अपने स्टैंड बाय मोड में, एनर्जी लेवल ड्रॉप होने लगता है। तो ये चक्र जो है, अगर मान लीजिए चारों तरफ से प्रकाशित होता, तो क्या हम दिन रात काम करते? तो पृथ्वी का क्या हाल होता? अगर रात ही रात होती तो हमारे जीवन की जो कल्पना आप सोचिए कैसे होती। तो ये जो सेल्फी है उसमें चांद भी दिख रहा है बहुत कॉर्नर में। तो ये वो दो चीज़ें हैं जो हमारी खुद के स्पेस क्राफ्ट ने ये बताया। अब हम इन दो बाहर जा रहे हैं पृथ्वी की कक्षाओं से, चांद से भी बाहर निकल जाएंगे। तो अगर आप देखें तो ये बहुत बड़ा एक साइंटिफिक एंडेवर है जिसे हम रियलाइज़ करने की बात करें कि एक मात्र पिक्चर अगर आप इमेजिन करते हैं तो वो पिक्चर लग सकती है,
लेकिन अगर आप देखें, परिकल्पना करें कि हमारा जो अभियान है, जो लक्ष्य है अंतरिक्ष अभियान भारत का, उसको हम किस स्तर तक आगे ले जा रहे हैं कि अब हम अपने घर से छोड़ेगा वो कुछ दिनों बाद और सूर्य की तरफ जाएगा जी। तो वो उसके पहले का स्पेसक्राफ्ट की स्टडी। अब इसमें जो छोटे छोटे पेलोड्स हैं, जिन इंस्ट्रूमेंट्स को हम स्पेस इंजीनियरिंग की भाषा में पेलोड्स कहते हैं, जो अपने अपने वैज्ञानिक लक्ष्यों को लेके उसके अंदर इंस्टॉल्ड हैं। जी हाँ। अब वो जैसे ही हम 15 लाख किलोमीटर के आसपास पहुंचेंगे तो वो अपना अभियान शुरू करेगा, लगभग 125 दिन बाद, 127 दिन के आसपास, तब वो वैज्ञानिक उपकरण डिटेल में लेकिन स्टडी करेंगे। परंतु ये रास्ते के दौरान भी कुछ इंस्ट्रूमेंट हैं जो इसरो के साइंटिस्ट बहुत बेहतर समझा पाएंगे कि उनको कब ऑन किया जाना है और उनसे किस तरीके का डेटा लेना है। और इसके रास्ते का डेटा तो हमेशा मिलता रहेगा, तभी तो उसकी कक्षा का पता चलता रहेगा कि हमारे ये आदित्य L1 अभी कहाँ है। यानी अगर आप मदर अर्थ को माँ मान लें तो माँ अपने बेटे से पूछ सकती है या बच्ची से पूछ सकती है कहाँ जा रहे हो भाई, उसका डेटा भी हमें चाहिए बराबर। तो हमारे साइंस एंड इंजीनियर्स उसी तरीके से हमेशा टेलीमेट्री एंड ट्रैकिंग कमांड्स बोलते हैं हम, नेटवर्क होता है नेविगेशन सिस्टम में, कम्युनिकेशंस में, उससे कंट्रोल करते रहते हैं ताकि वो हमेशा अपनी जगह उसकी लोकेशन समय के साथ बदलती रहती है, वो डेटा भी आता रहता है और जिस टारगेट पे जाना है उसके लिए नेसेसरी कमांड्स होती हैं वो देना है। ये टारगेट तक पहुंच रहा है। ऐसे में अगर अंतरिक्ष के हम मौसम की बात करें तो ऐसे में क्या कुछ चुनौतियां हैं जो कि फेस करनी पड़ेंगी आदित्य L1 को? एक तो आपने सूर्य से बता दिया कि उस पर तूफान आते हैं, उसका अपना ही एटमॉस्फेयर है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अगर हम अंतरिक्ष की बात करें, इस सफ़र की बात करें, तो क्या कुछ चुनौतियाँ मिलने जा रही हैं या फिर मिल सकती हैं? जी, आपने कुछ चुनौतियाँ कहा। चुनौतियाँ हमारे आदित्य L1 को मात्र नहीं है। आदित्य L1 तो अपनी कक्षा से, हमारी पृथ्वी की कक्षाओं से जैसे ही बाहर यात्रा शुरू करेगा तो आप सोचिए पृथ्वी की जो चुंबकीय क्षेत्र है उससे बाहर निकलेगा तो सोलर रेडिएशन और अंतरिक्ष में बाकी जो रेडिएशन दूसरे स्टार्स और गैलेक्टिक सेंटर्स जो आते हैं उनसे तो प्रभावित होते हैं स्पेसक्राफ्ट, पर उनको डिज़ाइन ऐसे किया जाता है कि वो कम से कम प्रभावित होकर अपने लक्ष्य पे पहुँचें। परंतु ये प्रश्न के पीछे एक और प्रश्न छिपा हुआ है, आपने अच्छा किया इसको पूछ के, कि जो मौसम का हाल उसके ऊपर होने वाला है सूर्य के कारण, उससे कहीं ज़्यादा सूर्य हमारे पृथ्वी के मौसम को प्रभावित करता है। और ये भी एक खास केंद्र बिंदुओं में से एक महत्वपूर्ण बिंदु है आदित्य के लिए या किसी भी सोलर मिशंस के लिए, कि हमारे जो अंतरिक्ष में हमारी पृथ्वी के बाहरी जो वायुमंडल का आवरण के बाहर जो चुंबकीय क्षेत्र है वहाँ का जो वेदर है वो कैसे रहता है। सूर्य उस वेदर को बहुत प्रभावित करता है। सूर्य में जब तूफान उठते हैं, सोलर स्टॉर्म्स आते हैं, सोलर विंड्स निकलती हैं। सोलर स्टॉर्म यानी सूर्य तूफान जो बहुत सारा मटेरियल लेके आते हैं, ऊर्जा उससे भरी पड़ा होता है, वो सूर्य की, हमारी पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को जो सूर्य की तरफ है उसको दबा देता है रबर बैंड की तरह और फिर दूसरी तरफ खींच देता है। इस प्रक्रिया में आप सोचिए आज हम उस युग में हैं जब लगभग बहुत ज़्यादा राष्ट्रों के सैटेलाइट हमारी अर्थ की कक्षा में हैं और हम दूसरे प्लैनेट्स पे भी भेज रहे हैं। तो हमारे सैटेलाइट्स को ऐसे भयंकर जब तूफान उठते हैं सूर्य में, उससे नुकसान होता है और वो डैमेज होते हैं। तो अब आने वाला जो स्पेस इकोनॉमी है, अंतरिक्ष की अर्थव्यवस्था जिसे कहते हैं, उस अर्थव्यवस्था में सूर्य के इस मौसम का हालचाल उतना ही जरूरी हो गया है जितना पृथ्वी पे मौसम के हालचाल की जरूरत है। और वो दिन दूर नहीं है, बहुत जल्द वो दिन आएंगे कि हमारे दूरदर्शन इस बात को बहुत बेहतर कई वर्षों से क्या लोगों के सामने लाता रहा है कि चलिए जानते हैं आज मौसम का हाल कैसा है। अब वो मौसम का हाल सिर्फ पृथ्वी का नहीं रहेगा, आगे चल के समाचारों में ये भी बताया जाएगा कि आइए चलिए देखते हैं आज अंतरिक्ष में मौसम कैसा है। मौसम का हाल क्या कहता है। टेलीस्कोप की बात करें तो बहुत सारे अलग अलग प्रकार के होते हैं। कुछ ऐसा जो कि आपने बताया रीजनल साइंस सेंटर में भी है, जिससे हम जो दूसरे ग्रह हैं उनको भी देख पाते हैं। लेकिन अगर आदित्य L1 की बात करें, इसमें इक्विपमेंट्स आपने बताए, तो क्या अलग से कुछ ऐसा टेलीस्कोप बहुत ही हाई क्वालिटी का लगाया गया है जो कि बहुत सारी पिक्चर्स या फिर उससे स्टडी करेगा? जी बिल्कुल। टेलीस्कोप का जो शब्द है, टेलीस्कोप यानी दूरबीन, यानी आपको दूर से चीज़ों को देखना। तो अब सन को आप देख रहे हैं तो सन को आप वाइट लाइट यानी कि जो स्पेक्ट्रल जो विजिबल लाइट रेंज है हमारी जी 400 से 700 नैनोमीटर रेंज में जो है, वो लाइट को आप देख नहीं सकते। उस पर आपको ऑप्टिकल सिग्नल्स के लिए अकेला नहीं भेज रहे हैं, आपको जो अलग अलग वेवलेंथ हैं, जो चार्ज पार्टिकल्स हैं, उनकी किस तरीके से प्रतिक्रियाएं या क्रिया होती हैं वायुमंडल के साथ, वो कैसे प्रभावित करते हैं तूफान जब उठते हैं, वो किस तरीके की गर्मी लेके आते हैं, ऊर्जा रेडिएशन लेके आते हैं, विकिरण वो कैसे प्रभावित करता है। इन सब के लिए हम अलग अलग जो वेवलेंथ हैं, यानी हमारे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, जिसे विद्युत चुंबकीय हम स्पेक्ट्रम कहते हैं,
उसमें अलग अलग जो रेडियो वेव्स हैं, माइक्रोवेव्स हैं, विजिबल लाइट है, अल्ट्रावायलेट है, एक्सरे है, गामा रे है, एंड हायर आप ऊपर चले जाते हैं। तो ये जो एनर्जी बैंड है, अगर आप एनर्जी के रूप में बात करें तो आप जैसे ही दृश्य प्रकाश जिसमें हम और आप एक दूसरे को देख पाते हैं, उस प्रकाश के ऊपर आप जाते हैं हायर एनर्जी में, अल्ट्रावायलेट में, तो ये जो स्टडीज़ हैं हम उस तरीके से, इनके इस टेलीस्कोप डिज़ाइन का तरीका अलग होता है कि जो लाइट आ रही है उसमें जो एनर्जी है उसको, या उसमें जो रेडिएशन है, या जो उसमें हायर एनर्जी पार्टिकल्स हैं उनका अध्ययन करना, या सोलर डिस्क लगा के यानी सन को छिपा देना जी। और उस सन के वायुमंडल में हो रही प्रक्रियाओं को फिर अध्ययन करना। जब ऐसे आप सन को छिपा देते हैं तो उसका जो वायुमंडल है बहुत एक्टिवली दिखने लगता है। इसका सबसे बड़ा अच्छा उदाहरण, अगर कहीं पर भी पूर्ण सूर्य ग्रहण हो रहा है यानी टोटल सोलर इक्लिप्स, और अगर आप उस जगह पर हैं तो जब वो एक्चुअल में सूर्य ग्रहण स्टार्ट होता है पूरा और डिस्क जब छिप जाती है सन की, तो आप देखेंगे चांद के कारण होता है ये, उस समय आप अल्ट्रावायलेट रेज से बच जाते हैं और आप अपने अगर सोलर फिल्टर्स देख रहे हैं उसको हटा दें कुछ सेकेंड्स के लिए जब तक कि सन छिपा है, तो आप देखेंगे अगर आप उस समय सन के चारों तरफ का जो वायुमंडल है वो एक्टिवली दिखने लगता है अर्थ से, और ग्राउंड बेस्ड स्पेस टेलीस्कोप से तो बहुत ज़्यादा दिखने लगता है। तो वो क्रिटिकल टाइम को आर्टिफिशियली पैदा ऐसे स्पेसक्राफ्ट में करके उसके वायुमंडल का अध्ययन भी करना आसान होता है। बिल्कुल। तो ये जो आप इसको टेलीस्कोप ही कहिए, टेलीस्कोप यानी दूर की चीज़ें अध्ययन कर रहा है, परंतु उसका देखने का नज़रिया वैसी आंखें नहीं है जैसी हमारे कैमरे अर्थ पे या हमारे टेलीस्कोप रात के चांदों को, हमारे चांद को या तारों को देखते हैं। जी, ये जो खगोलीय घटनाएं होती हैं तो ऐसे में रीजनल साइंस सेंटर बहुत सारे इवेंट्स भी ऑर्गेनाइज करता है कि लोग जाके उन्हें देख सकते हैं। बहुत सारे जो एडवांस टेलीस्कोप है वो वहाँ पर उपलब्ध हैं। तो इस प्रकार के कुछ ऐसे इवेंट्स हैं जो हाल फिलहाल में होने वाले हैं, या फिर आप ऑर्गेनाइज करते रहते हैं? ये बहुत सारी चीज़ें करते हैं, साल भर हम बहुत सारे एक्टिविटीज़ करते हैं। हमारी जो साइंस गैलरीज़ हैं या तारामंडल है या प्लानिटोरियम है, इसके अलावा हम एजुकेशनल प्रोग्राम्स बहुत करते हैं विद इन द कैंपस एंड आउटसाइड, आउटरीच प्रोग्राम भी करते हैं। अभी जैसे ही मानसून का ये पीरियड खत्म होने वाला है सितंबर के एंड के बाद से, हम इवनिंग में हम स्टार ऑब्जर्वेशन प्रोग्राम यानी कि नाइट स्काई जिसे कहते हैं, कि हम ऑन डिमांड पे जो अगर बल्क में विजिटर्स हैं, स्कूल्स हैं, उनके लिए हम शाम को सूर्यास्त का इंतजार करना पड़ेगा। फिर अगेन आपको एक तारीख का जाने का इंतजार करना पड़ेगा हजारों तारों के लिए देखने के लिए। तो कितनी कमाल की बात है। जैसे ही हमारी रात शुरू होगी शाम के बाद, तो फिर आपको जो ग्रह उस समय हमारे विजिबल होंगे इवनिंग स्काई में, वो अलग अलग महीने में अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो जैसे अक्टूबर में जो होगा, नवंबर में जो होगा, वो हम टेलीस्कोप के माध्यम से दिखाते हैं। और उस सब में एक मेन सेंटर अट्रैक्शन हमेशा रहता है चांद। और चांद के वो समय जब वो अलग अलग फेजेस से गुजरता है, वो पूर्णिमा का चांद जितना सुंदर लगता है उससे कहीं ज़्यादा सुंदर वो जो अलग अलग तिथियों वाले चांद होते हैं, जिसमें आधा वहाँ रात है आधा दिन है। तो वो गड्ढे जो हैं क्रेटर्स है चांद पे, वो इतने मैं बता नहीं सकता, मेरे पास शब्द नहीं है, इतने ब्यूटीफुल होते हैं क्योंकि आप शैडो के कारण डेप्थ फील कर सकते हैं। बिल्कुल। तो क्या पहले से कुछ बुकिंग करवानी होती है, या फिर अगर ये जानकारी लेनी है कब क्या इवेंट होने वाला है तो कहाँ से मिलती है ये जानकारी? जी बिल्कुल। और जैसे कि हम सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी के इस डिजिटल एज के ज़माने में हैं, कुछ बहुत से लोग हमें हो सकता है OTT प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से आपके दूरदर्शन मध्य प्रदेश को देख रहे हों, हाँ। तो आपको हमारी वेबसाइट या हमारी सोशल मीडिया पेजेस, हमारे रीजनल साइंस सेंटर भोपाल का फेसबुक पेज भी है, इंस्टाग्राम भी है, ट्विटर भी है, और हम बेहतर तरीके से यूट्यूब चैनल को भी मेंटेन करने का प्रयास कर रहे हैं। तो जब भी कुछ अनाउंसमेंट्स होता है तो हमारे सोशल मीडिया पेजेस पे होता है, हमारी साइट्स पे होता है। आप जुड़ें। हमारा टेलीफोन नंबर भी मैं बता देता हूँ, जैसे आपने कहा 0755-266-1655 हमारा टेलीफोन नंबर है। और हमारा ईमेल आईडी आपको वेबसाइट से मिलेगा। 363 दिन सुबह 9:30 से 6 हम किसी भी त्यौहार में बंद नहीं होते सिवाय होली एंड दिवाली के। तो आप आइए और जम के इस विज्ञान यात्रा और साइंस कल्चर को रीजनल साइंस सेंटर भोपाल में अपना बना के बिताइए। और हम इस वैज्ञानिक यात्रा में दूरदर्शन का भी बहुत सहयोग मानते हैं कि मैंने खुद व्यक्तिगत रूप से भी बचपन से मुझे अनुभव है कि दूरदर्शन हमेशा अंतरिक्ष में जब भी लॉन्च होते हैं इसरो के, वो दिखाते आ रहा है। तो कितने लोग प्रभावित हुए हैं दूरदर्शन के इन अभियानों से। तो मैं दूरदर्शन की पूरी टीम को भी, दूरदर्शन मध्य प्रदेश की टीम को बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देना चाहूँगा। इस वैज्ञानिक यात्रा को आगे ले जाने के लिए और पूरे भारतीयों में जोश भरने के लिए। वो चंद्रयान 3 का लाइव देख रहे हैं आप कि रात शाम के समय पूरे वर्ल्ड कप, ऐसे हजारों वर्ल्ड कप से भी ज्यादा माहौल बन चुका था हमारे राष्ट्र में, पूरी दुनिया की टकटकी थी। तो उस समय कौन ब्रॉडकास्ट कर रहा था? इसरो के माध्यम से दूरदर्शन।
जी, तो 0755266165 ये है रीजनल साइंस सेंटर का नंबर। अगर आपको कोई भी जानकारी लेनी है, विज़िट करना चाहते हैं, इवेंट्स के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो विज़िट कर सकते हैं। अब आदित्य L1 मिशन इससे संबंधित और हमारे जो दर्शक हैं इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहते हैं? जी बिल्कुल, मैं ये कहूँगा कि आप अपनी जिज्ञासा को जितना बढ़ा सकते हैं बढ़ाइए। कौतूहल जो है बिल्कुल उसके अंदर इम्प्लांट कर दीजिए। क्या है, विज्ञान जो है चार दीवारों में और किताबों में बस नहीं है। हमारी साइंस एंड साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग स्टार्ट्स फ्रॉम द डे वन, जब आप सुबह उठते हैं और रात को सोने जाते हैं और दिन रात इस प्रक्रिया में आप लिप्त रहते हैं। तो विज्ञान से जुड़े हुए प्रश्नों को पूछने की कला जो है उसको विकसित होना और वो आम और सहज होना है। जरूरी नहीं है कि विज्ञान सिर्फ स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और साइंस से जुड़े हुए लोगों की है। जी, आप सबकी है, हम सबकी है, लिखाई की उन्हीं की है, हम सबकी है। हम सबको हक है समझने का कि चंद्रयान 3 का जो विक्रम लैंडर है वो साउथ पोल के करीब कहाँ उतरा था, या आदित्य L1 इस समय कहाँ पर है। वो अगला जो फाइनल उसकी ऑर्बिट को उसको कहते हैं, वो जिस तरीके से अर्थ बाउंड मैन्यूवर कहते हैं, यानी पृथ्वी की कक्षा से जो घूमते हुए उसकी दिशा बढ़ाई जा रही है, 15 सितंबर को वो फाइनल डिवोस्टिंग करेगा और वहां से फिर वो सूर्य की तरफ जाना शुरू करेगा। हाँ। तो ये सब चीज़ें हैं। इन सब के लिए अगर आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन है, आपको जुड़ना है, समझना है, तो रीजनल साइंस सेंटर भोपाल आएँ। और हमें भी बड़ा अच्छा लगेगा। हम पूरे विजिटर्स को हम यही रिक्वेस्ट करेंगे साइंस सेंटर के बिहाफ पे, इस विज्ञान की यात्रा में। बिल्कुल, तो मध्य प्रदेश में रीजनल साइंस सेंटर भोपाल में स्थित है, आप वहां जाके विजिट कर सकते हैं। इसी के साथ साकेत सिंह कौरव जी, आप कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े, आपका हार्दिक धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। डॉक्टर ईशा राजे तिवारी और हेलो डीडी की टीम को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।